हाँ दोस्तों, आज हमें बात करनी है राजस्थानी भाषा और साहित्य के बारे में। तो जब हम बात करते हैं कि अगर सबसे पहले 1961 की जनगणना की मैं बात करूं आपसे, 1961 में जनगणना हुई और उस जनगणना में हमारे राजस्थान में 73 बोलियां मानी जाती हैं कि 73 बोली थी उस दौर में। केंद्रीय साहित्य अकादमी ने हमारी राजस्थानी को मान्यता दी है, लेकिन संविधान में हमारी राजस्थानी को मान्यता नहीं है। इसके लिए प्रयास आप और हम मिलकर कर रहे हैं और हमें संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए, क्योंकि राजस्थानी भाषा अपने आप में एक महत्वपूर्ण भाषा है। राजस्थान प्रदेश भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति को जीवित रखने वाला प्रदेश है और इस प्रदेश की लैंग्वेज को अगर हमारा संविधान मान्यता नहीं देगा तो ये राजस्थान प्रदेश के लिए और पूरे भारत के लिए एक अशोभनीय है। तो हमें जरूरी है कि हमारी भाषा को संवैधानिक मान्यता मिले। खैर, इसके लिए हमारी सरकारें प्रयास कर रही हैं और आप और हम लगातार जब आंदोलन करते रहेंगे तो हमारी भाषा को मान्यता मिलेगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। आज हम जो बात करेंगे एलपी टेस्टिटोरी के वर्गीकरण को लेकर बात करेंगे। डॉक्टर एलपी टेस्टिटोरी का वर्गीकरण। और प्यारे दोस्तों, पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि एलपी टेस्टिटोरी कौन है। एलपी टेस्टिटोरी इटली के निवासी हैं। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के समय में बीकानेर आते हैं और महाराजा गंगा सिंह ने इनको एक काम सौंपा कि आप ये काम कीजिए कि हमारे राजस्थान में जो चारण साहित्य है इनका आपको सर्वेक्षण करना है, इनका आपको संग्रह करना है। सीक्वेंस के हिसाब से किस किस हिसाब से कौन कौन से साहित्य ग्रंथ हैं उनको आप क्रमबद्धित रूप से संकलित करो। और इन्होंने उस कार्य को बखूबी निभाया और संयोग देखिए आपकी इनकी डेथ भी कहां हो जाती है, बीकानेर में हो जाती है। और बीकानेर में इनकी क्या है, कब्र। तो इस सारी बातों के बाद में इन्होंने हमारे राजस्थान के चारण साहित्यों का सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण करने के बाद में इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, इनके 2 ग्रंथ कौन कौन से हैं। अच्छा, एक बात और, इन्होंने बहुत सारे राजस्थानी साहित्यों का इटली में भी ट्रांसलेशन किया है। तो पहला जो ग्रंथ था इनका, राजस्थान का चारण साहित्य, राजस्थान का चारण साहित्य एवं ऐतिहासिक सर्वे, ऐतिहासिक सर्वे पहला ग्रंथ तो इनका ही है। अच्छा, एक बात और आपको यह पता होना चाहिए, हमारे बीकानेर में रहे हैं तो निश्चित रूप से बीकानेर के राजाओं का तो विशेष रूप से इन्होंने कार्य किया है। वैसा नहीं है, पहले तो सारे चारण साहित्यों का ही सर्वेक्षण किया है, लेकिन बीकानेर के एक राजा हुआ करते थे महाराजा कल्याणमल, उनके एक छोटे पुत्र थे पृथ्वीराज राठौड़। और पृथ्वीराज राठौड़ की डिंगल की एक बहुत ही शानदार रचना थी। आप बता पाएंगे पृथ्वीराज राठौड़ की रचना? बेली किशन रुक्मणी, बिल्कुल राइट, बहुत सही बताया आपने। पृथ्वीराज राठौड़ की जो रचना है बेली किशन रुक्मणी, उस रचना को इन्होंने देखा, पढ़ा, जाना और उस पृथ्वीराज को इन्होंने क्या कहा, डिंगल का हेरोस कहा। क्या कहा? डिंगल का हेरोस। और पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में जब इस प्रकार की बात आती है, एक दूसरा साहित्य है इनका राजस्थानी भाषा का व्याकरण, बोली का व्याकरण, यह दूसरी किताब इनकी है। यानी कि राजस्थानी का मतलब पश्चिमी राजस्थानी से है, क्योंकि बिल्कुल इन्होंने जो काम किया है वो पश्चिमी राजस्थान को लेकर किया है। तो एलपी टेस्टिटोरी ने हमारी राजस्थान की जो बोलियां है ना, उनको 2 भागों में बांटा है विद्यार्थियों। एक बांटा इन्होंने पश्चिमी राजस्थानी, और पश्चिमी राजस्थानी से हम ये बात कह सकते हैं
कि यह है मारवाड़ी। और वाकई में अगर जब बात की जाती है तो मारवाड़ी तो हमारी राजस्थान की महत्वपूर्ण बोली है। और आज भी अगर सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कोई बोली बोली जाती है तो मारवाड़ी बोली जाती है। मारवाड़ी विशुद्ध रूप से हमारे जोधपुर में बोली जाती है। कहां बोली जाती है? जोधपुर में। दूसरा है पूर्वी राजस्थानी। और पूर्वी राजस्थानी जो है उसको अपन कह सकते हैं ढूंढाड़ी। तो अब अपन लिखेंगे, लिखने से पहले एक बात और कि मारवाड़ी की उपबोलियां कौन कौन सी हैं। जैसे हमारी देवड़ावाटी है, हमारे ढाडी है, नागौर अंचल में जांगली है, बीकानेर अंचल में मांड है, जैसलमेर अंचल में जालोर अंचल की बोली है, देवड़ावाटी अलग है, सिरोही। ये सारी जो बोलियां हैं